22 फरवरी 2026। ये एक ऐसी तारीख है जिसने मतलब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की दुनिया में ना एक अचानक से भूचाल ला दिया। हाँ, वाकई ये कोई छोटी खबर नहीं थी। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही संगीन और बड़ी खबर से कर रहे हैं। मेक्सिको के सबसे खतरनाक और दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफियाओं में से एक नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस की मौत, जिन्हें पूरी दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। सही कहा। वो हलेस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल यानी जिसे हम CJNG कहते हैं, उसके मुखिया थे और उनकी एक मिलिट्री ऑपरेशन में मौत होना मतलब पूरी दुनिया के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि द गार्डियन और हिंदुस्तान टाइम्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स। इसके अलावा तेलंगाना टुडे के विश्लेषण, मुंडो नाव की मेडिकल और बैकग्राउंड रिपोर्ट्स और इस घटनाक्रम से जुड़ी विकिपीडिया की विस्तृत जानकारियां भी हमने शामिल की हैं। और ये सभी स्रोत हमें अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। मतलब कुछ रिपोर्ट्स वहाँ के हालात बताती हैं तो कुछ इसके अंतर्राष्ट्रीय असर को। और हमारा मकसद इन सभी तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से सुनने वालों के सामने रखना है। हाँ बिल्कुल, हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये समझना है कि मेक्सिको के एक छोटे से अनजान पहाड़ी इलाके में हुई एक मिलिट्री ऑपरेशन ने किस तरह पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। मेक्सिको की आम सड़कों से लेकर हजारों किलोमीटर दूर भारत के समुद्री क्षेत्रों तक इसका असर महसूस किया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मेक्सिको और यूएस इंटेलिजेंस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। एक जॉइंट ऑपरेशन। सही। वॉशिंगटन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने एल मेंचो को सीधे ट्रैक नहीं किया। उन्होंने उसकी रोमांटिक पार्टनर की मूवमेंट्स पर नजर रखनी शुरू की। ये एक बहुत ही क्लासिक इंटेलिजेंस टैक्टिक है। बिल्कुल। और उसी ट्रैकिंग के जरिए सुरक्षा बल 20 फरवरी 2026 को तापाल्पा जलिस्को के एक पहाड़ी कैबिन तक पहुंचे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम किसी कार्टेल बॉस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही ताकतवर इंसान आता है। पर मुंडो नाव की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एल मेंचो क्रॉनिक किडनी फेलियर से जूझ रहा था। मतलब वो फिजिकली उतना ताकतवर नहीं बचा था? बिल्कुल नहीं। उसकी किडनी 15% से भी कम काम कर रही थी। वो डायलिसिस पर था और अपनी रोजमर्रा की देखभाल के लिए दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर था। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। पर फिर भी एक बीमार आदमी को पकड़ने के लिए सेना को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि भले ही वो बीमार था पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैसे ही सेना उस कैबिन के पास पहुंची, वहां बाहर कार्टेल के लड़कों ने उन पर रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों से हमला कर दिया। एक आम शूटआउट नहीं था ये। सही कहा, एक पूरा मिलिट्री ग्रेड कॉन्फ्रंटेशन था। और इसी भयानक गोलीबारी में एल मेंचो बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत वहां से निकाला। शुरुआती प्लान उसे गोडलाहारा ले जाने का था, पर वहां सुरक्षा का खतरा था। हाँ, कार्टेल का असर वहां बहुत ज्यादा था, इसलिए फ्लाइट को मुरेलिया की तरफ डाइवर्ट किया गया। पर सफर के दौरान फ्लाइट में ही उसकी मौत हो गई। यहाँ बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है। जैसे ही एल मिंचो की मौत की खबर आई, मेक्सिको में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, जिसे अब डोमिंगो नेग्रो यानी काला रविवार कहा जा रहा है। ये डोमिंगो नेग्रो सच में खौफनाक दिन था। पुएर्तो वलार्ता जैसे मशहूर टूरिस्ट इलाकों में बहुत ज्यादा हिंसा हुई। बिल्कुल, वहां 200 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं। कॉस्को और ऑक्सो स्टोर्स, जो कि आम लोगों की जरूरत के रिटेल स्टोर्स होते हैं, उनको दिन दहाड़े आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये हिंसा बहुत ही सुनियोजित थी। सुनियोजित से आपका मतलब है कि पहले से प्लान थी? हाँ, एक कोऑर्डिनेटेड आतंक। कार्टेल के एक नेता थे एल तूली, जिनका असली नाम ह्यूगो सीजर मासियास उरेनिया है। उन्होंने हर मारे गए सैनिक के लिए 20,000 पेसोस का इनाम रखा था। बाप रे! सेना के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया था उन्होंने। सही बात है। और इस हिंसा में नेशनल गार्ड के 25 जवान मारे गए। ये दिखाता है कि उनके पास कितनी फायर पावर और रिसोर्सेज थे। और सिर्फ जमीनी हथियारों से हमला नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी खुलकर इस्तेमाल किया गया। फेक न्यूज और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। एग्जैक्टली। कार्टेल ने झूठी खबरें और एआई से बनी ऐसी तस्वीरें फैलाईं जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने ग्वादलाहारा एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डर फैलाना था। वो दिखाना चाहते थे कि सरकार का अब कोई नियंत्रण नहीं बचा है। और इसका असर भी हुआ।
एयर कनाडा और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। कनाडा और यूएस एम्बेसीज ने अपने नागरिकों के लिए शेल्टर इन प्लेस वार्निंग्स जारी की कि जो जहां है वहीं छिप जाए। ये आतंक का एक बहुत ही आधुनिक तरीका है, हथियारों के साथ साथ दिमाग पर भी हमला। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? सुनने वालों को लग रहा होगा कि ये सब तो मेक्सिको और अमेरिका की बात है, पर चलिए ध्यान मेक्सिको से हटाकर एशिया और भारत की तरफ ले चलते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्राइम का नेटवर्क अब किसी एक बॉर्डर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट इस मामले में बहुत आंखें खोलने वाली है। उसमें मेक्सिको, चाइना और भारत के बीच चल रहे इस ड्रग नेक्सस को विस्तार से समझाया गया है। हाँ, एल मेंचो ने अपना धंधा सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं रखा था, उसने एशिया में एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया था। किसके साथ? टीसी लोप के साथ, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां चाइनीज एल चापो कहती हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द कंपनी। अच्छा, तो एल मेंचो और टीची लॉप ने मिलकर काम शुरू कर दिया था। बिल्कुल। सीजेएनजी और द कंपनी के इस गठबंधन ने मिलकर एशिया पैसिफिक सेक्टर का करीब 70% हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये एक मोनोपोली जैसी बन गई थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें हाल ही में मिला। नवंबर 2024 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर पर ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन में जो मिला, उसने सबको हैरान कर दिया था। वाकई, उस ट्रॉलर से 6000 किलो मेथाम्फेटाइन पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए आंकी गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ड्रग्स दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट या आईएसआई के नहीं थे। सही कहा। आमतौर पर भारत में जो ड्रग्स आते थे वो हाजी सालिम जैसे लोगों के जरिए आते थे, पर ये 6000 किलो की खेप सीधे तौर पर सीजेएनजी और उनके चाइनीज पार्टनर की थी। इससे ये पता चलता है कि अंडमान सी का रास्ता अब एक नया इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बन चुका था। एल मेंचो की पहुंच कितनी दूर तक थी? लेकिन अब जब एल मेंचो मारा गया है तो इससे भारतीय खुफिया एजेंसियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जो पहले से ही आतंकवाद और पड़ोसी देशों की स्मगलिंग से निपट रही हैं, उनके लिए इस ग्लोबल नेक्सस का कमजोर होना एक अच्छी खबर है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो भारत को कुछ राहत मिलेगी, पर दूसरी तरफ सीजेएनजी के भविष्य का क्या होगा? एल मेंचो की मौत के बाद ये विशाल साम्राज्य अब कौन संभालेगा? सत्ता का खालीपन हमेशा खतरनाक होता है, खास तौर पर जब बात एक मल्टी बिलियन डॉलर कार्टेल की हो। अगर हम एल मेंचो के परिवार की बात करें तो उसकी बेटी लानेग्रा और बेटा एल मेंचिटो दोनों पहले से ही जेल में बंद हैं। तो उनके परिवार से तो कोई सीधा उत्तराधिकारी बचा नहीं है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब कार्टेल के अंदर ही कुछ गिने चुने कमांडर्स के बीच सत्ता की लड़ाई हो सकती है, जिनमें कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि एल पेलोन, जो एल मेंचो का सौतेला बेटा है और उसे ऑर्गेनाइजेशन का डी फैक्टो सेकंड इन कमांड माना जाता था। दूसरा बड़ा नाम है एल सापो, जो पोर्टो वालर्ता का बॉस है, वही जगह जहां डोमिंगो नेग्रो के दिन इतनी हिंसा हुई थी। और एक और खतरनाक कमांडर है एल हार्दिनेरो। ये सब अब कार्टेल पर पूरा कंट्रोल जाएंगे। और इन सब के बीच हमें लॉस क्यूनीज को नहीं भूलना चाहिए। सही याद दिलाया आपने। लॉस क्यूनीज उनका फाइनेंशियल आर्म है। हाँ, ये लोग सड़क पर हथियार नहीं चलाते, पर कार्टेल का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग यही देखते हैं। ये नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है। अगर इन कमांडर्स के बीच कोई समझौता नहीं होता है और सीजेएनजी अलग-अलग हिस्सों में टूट जाता है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आपका इशारा आंतरिक युद्ध की तरफ है। बिल्कुल। मेक्सिको में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खूंखार सिविल वॉर छिड़ सकता है। जब छोटे छोटे फैक्शंस अपने इलाके और पैसे के लिए आपस में लड़ेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेक्सिको के आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक बीमार आदमी की पहाड़ी कैबिन में हुई मौत ने पूरी दुनिया में असर डाला है। एक मौत ने पुर्तो वालर्ता में आग लगा दी, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स कैंसिल करवा दी और भारत के समुद्रों में चल रहे हजारों करोड़ के कारोबार को एक झटके में हिलाकर रख दिया। ये सच में दिखाता है कि दुनिया भर में ये आपराधिक नेटवर्क किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक में आज एक ऐसा भूकंप आया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सोच मेरे दिमाग में आ रही है। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर रिपोर्ट्स में नहीं लिखा है, पर इन्हीं हालात से पैदा होता है। वो क्या है? अगर एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कार्टेल अपने लीडर के जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, तो उसके आधुनिक हथियार और उसके पास मौजूद अनंत पैसा कहीं गायब तो नहीं हो जाते? सही बात है, वो रिसोर्सेज तो वही रहते हैं। तो क्या एक शक्तिशाली और कंट्रोलिंग नेता के खत्म होने से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ये नया डिसेंट्रलाइज्ड रूप
पहले से भी ज्यादा पकड़ से बाहर और खतरनाक हो सकता है। एक मिथोलॉजिकल हाइड्रा जैसी बीमारी की तरह, जहां अगर आप एक सिर काटते हैं तो उसकी जगह कई नए सिर उगाते हैं। एग्जैक्टली। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या दुनिया भर की सरकारें, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल इस नए असंगठित और फैले हुए आतंक से निपटने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर सभी को आगे आकर सोचना होगा, क्योंकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि एक नए रूप में शुरू हो रही है।